वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर, दो तरफा ताउन और आलमी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी तफसीली बातचीत की। मुलाकात के बाद कैबिनेट रूम में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में खुसूसी ज़ोहराने का एहतमाम किया। मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर की मुआवनत वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरक़ वस्ती के लिए खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ ने की, जबकि आर्मी चीफ के हमरा पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हालिया पाक भारत कशीदगी में तामीरी किरदार अदा करने पर अमेरिकी सदर का शुक्रिया अदा किया और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से जंग बंदी में मुआवनत पर इजहार तशक्कुर किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों और इंसदादी दहशत गर्दी में ताउन को सराहा। इंसदादी दहशत गर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात दोनों रहनुमाओं ने दहशत गर्दी के शोबे में जारी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। मुलाकात के दौरान ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने इस तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक इब्तिदा में 1 घंटे के लिए तयशुदा मुलाकात बातचीत के खुशगवार माहौल और मौज़ूआत की वुसअत के बायस 2 घंटे तक जारी रही, जो पाक अमरीका ताल्लुकात में बढ़ती हुई गहराई की अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने ईरान से मुतालिक बात की और वो ईरान के बारे में बहुत से मुल्कों से बेहतर जानते हैं। वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ सूरत हाल से आगाह हैं। उन्होंने मुझसे इत्तेफाक किया। मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए आर्मी चीफ को मदऊ किया था कि उन्होंने जंग खत्म की। हम पाकिस्तान और भारत के साथ ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। मोदी भी कुछ अर्सा पहले व्हाइट हाउस आए थे। 2 स्मार्ट लोगों ने फैसला किया कि वो जंग जारी नहीं रखेंगे। ये 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंग थी जो एटमी जंग में बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने जंग रोकने का फैसला किया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात एजाज की बात है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में आला सतह मुलाकातों और सदर ट्रंप से पजीराई पर भारत में शदीद परेशानी की लहर दौड़ गई। भारतीय वजारत खारजा का हालिया बयान दरअसल आलमी सतह पर नाकाम सफारती दिफा और साख बचाने की कोशिश है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और पाक फिजाइया की बरतरी ने भारत के दावों को बेनकाब कर दिया है। आलमी बरादरी जानती है कि भारत ने जारहियत की इब्तिदा की, जबकि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफाई कार्रवाई की। भारतीय प्रोपेगेंडा न सिर्फ ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है, बल्कि पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर होते ताल्लुकात को सबोताज करने की नाकाम कोशिश भी है। मोदी सरकार की खित्ते में अमन के दावे महज दिखावा साबित हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। अखबार का कहना है कि अमेरिकी सदर ने हतमी हुक्म ताहाल रोका हुआ है, क्योंकि वो ईरान को की जाने वाली पेशकश पर जवाब के मुंतजिर हैं। अमेरिकी अखबार का कहना है कि सदर ट्रंप हतमी हमले का हुक्म उस वक्त तक मौखर कर रहे हैं जब तक ये वाजे ना हो कि आया ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होता है या नहीं। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता सब अपने सीनियर मुशीरान से कहा कि उन्होंने हमले के मंसूबे मंजूर कर दिए, लेकिन फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं। मुशीरान का इस हवाले से कहना है कि ईरान की फरोद अफजूदगी तनसीब मुमकिन अमरीकी हमले का हदफ हो सकती है, जो पहाड़ी के नीचे नहायत महफूज तसव्वुर होती है और इंतहाई ताकतवर बमों से ही निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल ने अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया। ईरानी टीवी चैनल का कहना है कि ताबकारी का कोई खतरा नहीं था। हमले से कबल ही जगह खाली कर दी गई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने पहले ही खबरदार किया था कि वो इस तनसीब पर हमला करेगा और अवाम से कहा गया था कि वो इलाका खाली कर दें। इसराइली फौज का कहना है कि जुमेरात को उसने फिजाई हमलों में तेहरान और ईरान के दीगर कई इलाकों को भी निशाना बनाया, लेकिन इसकी तफसीलात फराहम नहीं की हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान का मामला बाद से हल करने की कोशिश जारी है। इस सिलसिले में सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा भी ईरान के साथ जोरी मामलात पर मुज़ाकरात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त ईरान ने की। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की भी बातचीत जुमा को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे, जिसके बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर डायलॉग किया जाएगा। जिनेवा में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से होने वाली मुलाकात पर अमेरिका ने भी इत्तेफाक किया है।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरबगान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले का मुकदमा। पुलिस ने मुलजिम अरबगान को सहाफ़ी पर हमले में कसूरवार करार दे दिया है। बहादुराबाद पुलिस ने मुलजिम अरबगान के खिलाफ मुकदमे का अबूरी चालान कराची की इंसदाद दहशतगर्दी मुंतजिम अदालत में जमा करवा दिया। चालान में प्रोसिक्यूशन के 8 से ज़ायद गवाहान भी शामिल हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे अली हसन से। जी अली हसन, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरगमान के खिलाफ सहाफ़ी पर हमले के मुकदमे की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर पुलिस की जानिब से जो का अबूरी चालान है वो अदालत में जमा कराया गया, जिसमें पुलिस की जानिब से मुलजिम अरगमान को सहाफ़ी पर हमले में कसूरवार करार दिया गया है, जबकि चालान प्रोसिक्यूशन के 8 गवाहान को भी शामिल किया गया है। अबूरी चालान में ये कहा है कि 19 नवंबर 2024 को मुलजिम अरगमान अपनी वीगो गाड़ी में सवार था। मुलजिम ने सहाफ़ी नदीम अहमद खान को रोका और तलब कलामी की। इसके बाद मुलजिम ने तलब कलामी के बाद फायरिंग करके सहाफ़ी को जख्मी कर दिया और वहां से फरार हो गया। चालान में ये भी कहा है कि दौरान तफ्तीश मुलजिम अरगमान अपने जुर्म का एतराफ़ कर चुका है, जबकि मुलजिम अरगमान ने ये बताया कि इसने सहाफ़ी को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। चालान में ये भी कहा है कि मुद्दई मुकदमा ने मुलजिम अरगमान को शनाख्त भी किया है। अदालत ने पुलिस की जानिब से जो जमा कराया गया अबूरी चालान है वो मंजूर कर लिया है और इसे समाअत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत नंबर 15 को मुंतकिल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अली हसन। S-400 पर तैनात भारतीय सिपाही राम बाबू सिंह की हलाकत पर भारतीय फौज का झूठा बयानिया। भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अपने फौजियों की हलाकत छुपाने में मसरूफ है, सच सामने लाने से गुरेजा है। ऑपरेशन सिंदूर में तैनात भारतीय सिपाही राम बाबू सिंह की हलाकत पर भारतीय फौज तजाद बयानी का शिकार है। इब्तदाई तौर पर जंगी हलाकत करार दी गई है। मौत को बाद में सड़क हादसा जाहिर करके मुआवजा देने से इनकार कर दिया गया। भारतीय हुकूमत और फौज की मुतजाद मालूमात ने राम बाबू को शदीद जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। राम बाबू की बेवा इंसाफ की मुंतजिर है, जबकि सियासी क़यादत ने उनकी कुर्बानी को सिर्फ बयानबाजी तक महदूद रखा। खानदान ने जिद्दजहद जारी रखने का ऐलान किया और मोदी सरकार से मुतालबा किया कि सिपाही की कुर्बानी को तस्लीम करते हुए इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें इस मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। इजलास में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को पूरे खित्ते के लिए जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात और तहकीक के आलात से लेस अस्पताल बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि चीन, तुर्किया, जनूबी कोरिया और सिंगापुर में रोड शोज के जरिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों ने इस मंसूबे में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है, जबकि 2 कॉन्फ्रेंसेज में 10 ममालिक की 33 कंपनीज ने शिरकत की। इसके अलावा जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 600 कनाल अराजी के हसूल का अमल तेजी से जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। केस का मुख्तसर फैसला आज ही सुनाया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ ने दलाइल मुकम्मल किए। इदरीस अशरफ वकील बानी पीटीआई ने कहा कि जजेस ट्रांसफर गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सियासी तबादले किए गए। तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया गया है। सिंध हाई कोर्ट में डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद करने का मुकदमा। अदालत ने मुल्जिमान सलमान फारूकी और अवैस की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिमान को फी कस 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान ने ऐवान सदर में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सेनेटर शहरी रहमान ने सदर को हालिया भारत पाकिस्तान बहरान के दौरान कोalition जॉइंट कमेटी की सिफारशी काविशों पर भी रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि कमेटी ने पाकिस्तान का अमन पसंद और जिम्मेदाराना स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने मौसर अंदाज में पेश किया। शहरी रहमान ने कोalition जॉइंट कमेटी और उसके सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी पर मुकम्मल एतमाद और भरपूर हिमायत पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कमेटी की काविशों की तारीफ की है। MNS यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर ने चार्ज छोड़ दिया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक रिजवाना ने सेक्रेटरी ज़राअत को लेटर भिजवा दिया। प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक रिजवाना के मुताबिक ज़ाती वजूहात यूनिवर्सिटी एक्ट की शिक 11(8) के तहत चार्ज छोड़ रहा हूँ। आम खबर है मुल्तान में MNS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने चार्ज छोड़ दिया है और इस हवाले से बाकायदा लेटर भी वजारत को भिजवा दिया गया है।
ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی جانب سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ماشکیل میں جدید لائبریری اور فٹسال گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح آئی جی ایف سی نے رکن صوبائی اسمبلی زاہد ریکی نے ہمراہ کیا۔ لائبریری میں 1300 سے زائد کتابیں، ای بکس، کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل سہولیات دستیاب ہیں۔ ایف سی نے 12 مقامی ٹیموں کو سپورٹس کٹس بھی فراہم کی۔ مقامی عوام اور نوجوانوں نے ایف سی بلوچستان ساؤتھ کی تعلیمی فلاحی کاوشوں کو سراہا ہے۔ قابض صہیونی ریاست میں بسنے والے شہری ایرانی حملوں سے خوفزدہ، کہا ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح متاثر ہوں گے۔ ایران پر حملے نہ کیے تو وہ ایٹم بم گرا دیں گے۔ تل ابیب کے جنوب میں واقع بیت یام کا علاقہ ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ تل ابیب کے جنوب میں واقع بیت الیام کا علاقہ ایرانی میزائلوں کے نشانے پر ہے۔ اس علاقے کے باسی 33 سالہ ویرونیکا نے کہا کہ ہم نہیں جانتے تھے کس طرح متاثر ہوں گے۔ نقصان کے باوجود مقامی رہائشی ایران پر صہیونی حملوں کے حامی ہیں۔ ویرونیکا اس جگہ سے 200 میٹر کی دوری پر رہتی ہیں جہاں ایرانی میزائل گرا۔ وہ ایران کے خلاف کارروائی پر کہتے ہیں ایسا کرنا ضروری تھا، لیکن ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ ہم بھی اس طرح سے متاثر ہوں گے۔ میزائل حملے کی وجہ سے ویرونیکا کے اپارٹمنٹ کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ آس پاس کی تقریباً تمام عمارات کو ایسے ہی نقصان پہنچا تھا۔ ویرونیکا بتاتی ہیں ہم صدمے کی کیفیت میں تھے۔ جس وقت بی بی سی نے ان سے بات کی وہ خوراک اور دیگر ضرورت کی اشیاء ایک سوٹ کیس میں رکھ کر ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیت الیام میں گرنے والا ایرانی بیلسٹک میزائل ان راکٹوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور نقصان دہ تھا جو گزشتہ 1.5 سال کے دوران حماس یا حزب اللہ کی جانب سے داغے جا رہے تھے۔ میزائل حملے کے بعد ملبے تلے دبے چند افراد کو گھنٹوں میں بچا لیا گیا تھا، تاہم اتوار کی شام تک کم از کم 3 افراد کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ طبی ٹیم کے رکن اوری نے بتایا کہ میں نے ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا، لوگ ملبے کی راکھ میں اٹے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ 67 سالہ ایبی کا کہنا تھا ہمیں حملے جاری رکھنے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے ہمیں ایسا کرنا ہے ورنہ وہ ہم پر ایٹم بم گرا دیں گے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا میں موجود آئل ریفائنری پر حملہ کیا گیا، لیکن اس شہر کی ایک تاریخی اہمیت بھی ہے۔ اس شہر کا بھارت سے کیا تعلق ہے، دیکھیے یہ رپورٹ۔ حیفا اسرائیل کا شمالی ساحلی شہر ہے جہاں ایک بڑی بندرگاہ اور تیل صاف کرنے کا کارخانہ بھی واقع ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنانے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس شہر کا انڈیا سے کیا خاص تعلق ہے؟ حیفا اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر ہے اور اسرائیل کے شمالی حصے میں واقع یہ شہر نہ صرف آبادی کے لحاظ سے بلکہ اقتصادی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ہے۔ اس شہر میں ہائی ٹیک کمپنیاں بھی موجود ہیں، مائکروسافٹ ہو، گوگل ہو یا انٹیل، تمام ہائی ٹیک کمپنیوں کے دفاتر حیفا میں ہیں۔ حیفا میں اسرائیل کی سب سے بڑی آئل ریفائنری بھی ہے جو اس شہر کے معاشی کردار کو اور بھی اہم بناتی ہے۔ حیفا میں ایک بندرگاہ انڈیا سے تعلق رکھنے والی اڈانی گروپ نے 2023 میں حاصل کی تھی جس کے مالک گوتم اڈانی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں اور انہیں ایشیا کے امیر ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس بندرگاہ کا 70% حصہ اڈانی گروپ کے پاس ہے جبکہ 30% اسرائیل کے کاروباری گروپ کے پاس ہے۔ انڈیا اور حیفا کے تعلقات کی بات کریں تو اس کی جڑیں سال 1918 کی ایک تاریخی کہانی سے جڑی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ کی جانب سے لڑنے والے ہندوستانی گھڑ سوار دستوں نے حیفا شہر ترکی، جرمنی، آسٹریا اور ہنگری کی مشترکہ افواج کو شکست دینے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ بھارتی سفارتخانہ اور حیفا میونسپلٹی ہر سال ایک سال یوم حیفا مناتے ہیں۔ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی یہاں آئے تو انہوں نے ہندوستانی فوجیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایٹمی طاقتوں کے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ، نئے خطرناک دور کا آغاز۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے اپنی سالانہ رپورٹس پری ایئر بک 2025 میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ اور اسلحے کے معاہدوں سے نکلنے کے رجحان کی نشاندہی کر دی۔ اقوام سیکورٹی تھنک ٹینک کے مطابق جنوری 2025 تک دنیا بھر میں اندازاً 12,241 ایٹمی ہتھیار موجود تھے، جن میں سے تقریباً 9,614 فوجی ذخائر میں موجود تھے اور ممکنہ استعمال کے لیے تیار حالت میں رکھے گئے تھے۔ ان میں تقریباً 2,100 ہتھیار بیلسٹک میزائلوں پر اعلیٰ ترین آپریشنل تیاری میں رکھے گئے تھے، جن میں سے تقریباً تمام امریکہ اور روس کی ملکیت تھے۔ سرد جنگ کے بعد جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی کا دور ختم ہو گیا۔ موجودہ صورتحال کے مطابق روس کے پاس تقریباً 5,459 جوہری ہتھیار، امریکہ کے پاس تقریباً 5,177 جوہری ہتھیار، چین کے پاس تقریباً 600 جوہری ہتھیار ہیں۔ چین نے 2023 کے بعد ہر سال 100 نئے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے تیز رفتار اضافہ کیا ہے۔ برطانیہ، فرانس، بھارت، پاکستان، شمالی کوریا اور اسرائیل بھی اپنے ذخائر بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور روس نے 2024 میں اپنے قابل استعمال ہتھیاروں کی تعداد کو مستحکم رکھا، لیکن دونوں ممالک اپنے جوہری نظام کو جدید بنانے میں مصروف ہیں، جس سے آئندہ برسوں میں ان کے ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چین کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اس دہائی کے آخر تک بین البراعظمی بیلسٹک میزائلوں کی تعداد میں امریکہ یا روس کے برابر آ سکتا ہے۔ عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی کشیدگی، اسلحہ کنٹرول معاہدوں سے دستبرداری اور ایٹمی ہتھیاروں کی جدید کاری نے دنیا کو ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل کر دیا ہے، جو عالمی امن کے لیے چیلنج بن سکتا ہے۔ حملے پر انٹیلیجنس ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ امرجیت سنگھ دولت نے پہلگام واقعہ بھارت کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ناکامی تھی۔ پہلگام میں جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ بھارت کے پاس پہلگام حملے کے کوئی شواہد نہیں تھے۔
پاکستان نے بھارت کے 6 جہاز مار گرائے۔ ایران اسرائیل جنگ بندی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔ مودی سرکار نے اپنے دور حکومت میں پاکستان مخالف بیانیے پر بھارتی عوام کی ذہن سازی کی۔ کشمیر اور بھارت میں ہونے والے ہر واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔